हेलो एवरीवन, मैं राशिद बसरी। आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 के पार्ट 14 एक कहानी यह भी का सारांश और प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूं। मैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न उत्तर अर्थात PYQs भी कराऊंगा। साथ ही साथ आपको बोर्ड परीक्षा के लिए इस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं ये भी बताता जाऊंगा। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्र लेखन का मतलब होता है किसी पब्लिकेशन हाउस से जुड़ी हुई नहीं है या किसी भी पब्लिकेशन हाउस में नौकरी नहीं कर रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज। स्वातंत्र्योत्तर का अर्थ होता है देश की आज़ादी के बाद। हिंदी कथा साहित्य का मतलब होता है हिंदी लिटरेचर के लेख, नॉवेल, स्टोरी आदि को हिंदी कथा साहित्य कहते हैं। त्रिशंकु मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है और महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन। धारावाहिक का मतलब होता है सीरियल, पटकथा का अर्थ होता है स्क्रीन प्ले। किसी नाटक, किसी टीवी सीरियल या किसी फिल्म में कहानी क्या होगी, कैसी होगी, कोई सीन कितना लंबा होगा, ये सब पटकथा में ही डिसाइड किया जाता है। आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में स्वयं कही या लिखी हुई बातों को आत्मकथा कहते हैं। लेकिन एक ऐसी बुक जिसमें किसी आदमी ने सभी मुख्य बातों का वर्णन किया हो उसे भी आत्मकथा ही कहते हैं, यानी ऑटोबायोग्राफी। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। साहित्यिक उपलब्धि का अर्थ होता है हिंदी साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण काम के लिए। मन्नू भंडारी की कहानियां हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। शिल्प का मतलब होता है राइटिंग स्टाइल, लिखने का ढंग। प्रामाणिक का अर्थ होता है ऑथेंटिक, भरोसे के लायक, असली, ओरिजिनल। अनुभूति का मतलब होता है फीलिंग, एहसास। स्त्री मन का मतलब होता है एक औरत को किसी बात पर या किसी टॉपिक पर कैसा फील होता है। अब हम लोग पाठ की रूपरेखा पर चलते हैं। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकलित अंश का मतलब होता है इधर उधर से थोड़ा थोड़ा लेकर इकट्ठा किया गया एक लेसन या एक पाठ। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। पड़ाव मीन्स घटना और ओज मीन्स चमक। अब हम लोग पाठ पर चलते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे
या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थीं हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। इन पंक्तियों में लेखिका की मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें बाहर हुई हैं। लेखिका ने अपने जन्म स्थान गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान स्थित अजमेर के बरहमपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद किया है। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान में ऊपरी तल पर उनके पिता अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे, यानी बोल बोल कर लिखाते रहते थे। नीचे के कमरों में उनकी माँ, भाई बहन आदि रहते थे। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना। इन पंक्तियों में लेखिका ने अपने पिता का अतीत और वर्तमान प्रदर्शित किया है। लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वह अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया, बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रख कर भी पढ़ाया है, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। यह सब उनकी खुशहाली के दिन की बात है, जो लेखिका ने सुनी है। देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कँपाती, थरथराती रहती थीं। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। इन पंक्तियों में लेखिका ने अपने पिता के वर्तमान का वर्णन किया है। लेखिका ने स्वीकार किया है कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे, जो एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे और केवल अपने बलबूते पर अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार को पूरा कर रहे थे। इस कार्य ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, किंतु अर्थ नहीं दिया, इनकम नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी सकारात्मक सोच धीरे धीरे नकारात्मक सोच में बदलती चली गई। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे
किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। इन पंक्तियों में लेखिका ने अपने पिताजी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। लेखिका को प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य ही आ गई हैं, जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। लेखिका का रंग काला है तथा बचपन में वे दुबली और मरियल सी थी। उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था। यही कारण है कि परिवार में लेखिका से 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में उनकी तुलना की जाती थी। इससे लेखिका के भीतर हीन भावना उत्पन्न हो गई, जो आज तक है। इसी का परिणाम है कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात भी जब उनकी लेखकीय उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है तो लेखिका संकोच से सिमटने और गड़ने लगती है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझमें हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। व्यथा का अर्थ होता है दर्द भरी कहानी, कुंठा का अर्थ होता है निराशाजनक और पूरी ना होने पाने वाली भावना, प्रतिच्छाया का मतलब होता है प्रतिरूप, इमेज। इन पंक्तियों में भी लेखिका ने अपने व्यक्तित्व पर अपने पिता के पड़ने वाले गहरे प्रभावों का वर्णन किया है। लेखिका अपने पिता के शक्की स्वभाव से बहुत क्रोधित होती थी, लेकिन अब वो मानती है कि वो भी अपने पिता की तरह ही शक्की है। जिस पिता से हमेशा लेखिका की टक्कर चलती थी, जिस पिता को वो ज्यादा पसंद नहीं करती थी, वही पिता उसके व्यक्तित्व में कई रूपों में मौजूद है। लेखिका को इस बात में अब कोई संदेह या शक नहीं है कि केवल बाहरी दिखावे के आधार पर परंपरा और पीढ़ी को नकारा जा सकता है, लेकिन अपने अतीत और इतिहास से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। समय और परिस्थितियां हमें कितना ही बदल दे, लेकिन हम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारा अतीत हमारे भीतर कई रूपों में मौजूद होता है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव
शायद सहानुभूति से उपजा, माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। ज्यादती का मतलब होता है अत्याचार, प्राप्त का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य, फरमाइश का मतलब होता है अनुरोध, जिद का मतलब होता है हठ, फर्ज का मतलब होता है कर्तव्य, सहिष्णुता यानी सहनशीलता, पैतृक पुराण यानी पिता से संबंधित कथा। इन पंक्तियों में लेखिका ने पिता से विपरीत स्वभाव वाली अपनी मां का वर्णन किया है। लेखिका की मां का स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था। वे एक अनपढ़ महिला थीं। वे अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त किए रहती थी। अनपढ़ होने के बाद भी लेखिका की मां धरती से भी अधिक धैर्य और सहन शक्ति वाली थी। उन्होंने अपने पति की हर ज्यादती, हर अत्याचार को अपना भाग्य समझा। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहां तक हो सका दिया ही दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों का लगाव तो मां के साथ था, किंतु लेखिका कभी उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार न कर पाई। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जिस समय उनकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ, उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। दायरा मीन्स कार्य क्षेत्र। वैसे तो उन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले, किंतु भाई घर में कम रहा करते थे, इसलिए वह लड़कियों वाले खेल अधिक खेल सके। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थीं। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। पाबंदी का मतलब होता है प्रतिबंध। उस समय पड़ोस का दायरा आज की तरह सीमित नहीं था। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। यहाँ पर शिद्दत का मतलब है प्रबलता, कठोरता। फ्लैट का मतलब हुआ मकान। कल्चर मीन्स संस्कृति। विच्छिन्न का अर्थ होता है अलग किया हुआ, और संकुचित का मतलब होता है सीमित। आज तो हर व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। अंतराल का अर्थ होता है 2 बिंदुओं के बीच का समय। भाव भंगिमा यानी मनोभावों को प्रकट करने वाला अंग संचालन। पास पड़ोस की यादें कई बार कई पात्रों के रूप में लेखिका की आरंभिक रचनाओं में आ गई हैं।
और उन रचनाओं में उन्होंने अपने पास पड़ोस, अपने बचपन की यादों को बड़े सहज तरीके से बिना किसी अधिक परिश्रम के बड़े ही सुचारू शब्दों में वर्णित किया है। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। लेखिका ने महाभोज नामक रचना में जब बचपन के दिनों में उनके पड़ोसी दा साहब का वर्णन किया तो उनसे जुड़ी बचपन की सारी यादें उनके मन में पूरी तरह ताज़ी हो गईं। उन्हें ऐसा लगा मानो दा साहब आज भी उनकी यादों में जिंदा हैं। ये उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक तक की शिक्षा। वर्ष 1944 में लेखिका की बहन सुशीला ने यह योग्यता पाई, अर्थात वह 16 साल की भी हो गई और उन्होंने मैट्रिक भी पास कर लिया और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। छत्र छाया का मतलब होता है सुखद आश्रय या सुखद शरण। वजूद का मतलब होता है अस्तित्व या सत्ता। इन पंक्तियों में लेखिका बताती हैं कि इसके बाद पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर गया जब उनकी बहन सुशीला का विवाह हो गया और उनके बाकी दोनों बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो अब घर में सिर्फ पिताजी, माताजी और लेखिका बची। तब पिताजी ने लेखिका के ऊपर अर्थात मन्नू भंडारी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़, गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। सुघड़ का मतलब होता है कुशल। पाकशास्त्री का अर्थ होता है भोजन बनाने का विशेषज्ञ, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में शेफ कहते हैं या कुक कहते हैं। नुस्खा, इसका अर्थ होता है दवा एवं उसकी सेवन विधि। भटियार खाना का अर्थ होता है असभ्य लोगों की बैठक और भट्टी का मतलब होता है चूल्हा। जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ सुघड़ गृहिणी और घर चलाने में कुशल और कुशल पाक शास्त्री बनाने के लिए नुस्खे सिखाए जाते थे, उस समय पिताजी का आग्रह रहा करता था कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने से दूर ही रहे, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। यानी पिताजी लेखिका को रसोई के काम काज से दूर रखना चाहते थे। घर में आए दिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। जमावड़ा का अर्थ होता है एक स्थान पर इकट्ठा हुए व्यक्तियों का समूह। पिताजी के पास कई पार्टियों, संगठनों के व्यक्ति आते और उनके बीच घंटों तक बहस हुआ करती थी। लेखिका जब चाय पानी या नाश्ता देने के लिए जाती तो उनके पिताजी उन्हें यह कहते हुए बैठा लेते कि वह भी सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध,
या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। शगल का अर्थ होता है काम धंधा या हॉबी। रोमानी का मतलब रोमांटिक और आक्रांत का मतलब होता है कष्टग्रस्त यानी दुखी, तकलीफ में डूबा हुआ। उस समय देश में बहुत कुछ हो रहा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पूरे देश में एक उबाल सा आया हुआ था। लेखिका भी इस बात को समझ रही थी, लेकिन उसे राजनीति और राजनीतिक दलों की नीतियों की कोई खास समझ नहीं थी। लेकिन क्रांतिकारियों और देशभक्तों की शहादत की खबरें और बातें सुनकर उसे भी बहुत दुख होता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। आलम का मतलब होता है स्थिति, संसार, और अहमियत का मतलब होता है महत्व। 10वीं कक्षा तक लेखिका बिना किसी समझबूझ के घर में होने वाली बहस सुनती और बिना किसी चुनाव या बिना लेखक के महत्व को समझे कई तरह की किताबें पढ़ती थी। उसे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। बाकायदा का मतलब होता है विधिवत। इन पंक्तियों में लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल के महत्व को दर्शाया गया है। वर्ष 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो पिछले वर्ष ही कॉलेज बना था, उसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया। उस समय उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ, जो उसी वर्ष हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत के कई प्रसिद्ध साहित्यकारों जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण आदि को पढ़ा। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। आकृष्ट किया का मतलब होता है आकर्षित किया। लेखिका जैनेन्द्र जी की लेखन शैली से काफ़ी प्रभावित थी। उन्हें सुनीता नाम का नावल बहुत पसंद आया, लेकिन जब उन्होंने अज्ञेय जी का नावल शेखर एक जीवनी पढ़ा तो उन्हें समझ नहीं आया। कुछ साल बाद उन्होंने अज्ञेय जी का उपन्यास नदी के द्वीप पढ़ा, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस उपन्यास के बाद उन्होंने शेखर एक जीवनी को दोबारा पढ़ा। इस बार उन्हें यह नावल थोड़ा थोड़ा समझ में आया। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। मंथन का मतलब होता है मथना, नैतिक का मतलब होता है नीति से संबंधित, और धारणा का अर्थ होता है व्यक्तिगत विश्वास। ये समय
लेखिका के मन और मस्तिष्क में स्थापित मूल्यों और धारणाओं के बदलने और बिखरने का समय था। उन्होंने ज्ञानेंद्र का नॉवेल त्यागपत्र पढ़ा और फिर भगवती बाबू का नॉवेल चित्रलेखा भी पढ़ा। फिर शीला अग्रवाल से इन नॉवेल्स के आधार पर लंबी लंबी बहस भी की और जहां तक समझ सकती थी समझने का प्रयास भी किया। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्यिक दायरा बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया, जिस कारण वह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। दमखम का मतलब होता है ताकत, जोश खरोश का मतलब होता है उत्साह और उन्माद का अर्थ होता है जुनून या एक प्रकार की सनक। सन 46-47 के वो दिन ऐसे थे कि एक सच्चा देशवासी, एक युवा घर में रह ही नहीं सकता था। स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, हर युवा इससे जुड़ रहा था। लेखिका भी युवा थी, वो भला इससे कैसे दूर रह सकती थी। उस पर से शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उनके भीतर जबरदस्त जोश और उत्साह भर दिया था। इसका नतीजा ये निकला कि लेखिका के घर में उनके और पिताजी के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि वह उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे, जाने समझे, किंतु उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती फिरे। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। निषेध के मानी होता है मनाही और वर्जना का मतलब होता है निषेध, यानी मना करना। उस समय लेखिका को पता चला कि जब शरीर में बहता खून जोश और उत्साह के कारण लावा बन जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। उस समय से लेखिका का अपने पिता से जो टकराव चला वो राजेंद्र जी से उनके विवाह तक चलता ही रहा और राजेंद्र से विवाह के बाद ही रुका। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। यश का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, लिप्सा का मतलब होता है लालच, वर्चस्व का अर्थ होता है दबदबा और कोप का अर्थ होता है क्रोध। लेखिका के पिता के जीवन का मूल सिद्धांत था कि व्यक्ति को विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे समाज में उसे सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। एक बार
कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। आग बबूला होना यानी अति क्रोधित होना। गुबार मीन्स उद्गार, दिल का मैल। रौब मीन्स धाक या दबदबा। गदगद मीन्स प्रसन्न। अवाक का अर्थ होता है आश्चर्यचकित और हकीकत का अर्थ होता है सच्चाई। एक बार लेखिका के घर पर कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया जिसमें उनकी शिकायत की गई थी। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी क्रोध से भर उठे और उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब वह कॉलेज से वापस लौटे तो उनके क्रोध का स्थान प्रशंसा ने ले लिया था। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि उनके एक बार कह देने पर अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर बाहर निकल जाती हैं, अपनी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देती हैं। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया आपको या नहीं? आह्वान का अर्थ होता है पुकार, बुलावा। दकियानूसी का अर्थ होता है पुराने विचारों का समर्थक, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार पुराने ढंग के हों। हुड़दंग के मानी उपद्रव और ख्याल का मतलब विचार या ध्यान। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के समय होने वाले विरोध प्रदर्शनों में लेखिका ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी दौरान उनके पिता के एक पुराने विचार वाले मित्र ने उन्हें कहीं देखा और उनके पिताजी को उनके विरुद्ध भड़का दिया। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। थू करना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है निंदा करना। भभकते रहना का अर्थ होता है क्रोधित होते रहना, रह कर गुस्साते रहना। पिताजी के मित्र आग लगाकर चले गए, लेकिन पिताजी सारा दिन गुस्साते रहे और उनकी माँ को भी कह दिया कि मन्नू का घर से निकलना बंद कर दिया जाए। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही
सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अंतरंग के मानी होता है घनिष्ठ, गहरा। गर्मजोशी का अर्थ होता है जोश के साथ। रियली ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है वास्तव में। प्राउड मीन्स गर्व और मिस्ड मीन्स खो दिया, जाने दिया। इन सब बातों से अनजान जब रात में लेखिका घर लौटी तो पिताजी के गहरे मित्र डॉक्टर अंबालाल वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने लेखिका के भाषण की बहुत प्रशंसा की और पिताजी को भी आंदोलन में भाग लेने का संदेश दिया। ये सब सुनकर पिताजी का क्रोध शांत हो गया और वे गर्व अनुभव करने लगे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। झिझक का मतलब होता है हिचक, हिचकिचाहट। बीती बातों को याद करके लेखिका सोचती है कि एक कम उम्र की किशोरी का भाषण ज्यादा शानदार नहीं रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जिसने उन्हें उत्साह दिलाया, या फिर अजमेर जैसे बड़े शहर में आज से 50 साल पहले एक विशाल भीड़ में एक लड़की का बिना किसी हिचकिचाहट के भाषण देना भी एक बड़ी बात है। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। अंतर विरोध का अर्थ होता है मन की भावनाओं में विरोध, और विशिष्ट का मतलब होता है उत्तम, खास, स्पेशल। लेखिका का मानना है कि उसके पिताजी मन की विरोधी भावनाओं में जीते थे। एक ओर तो वो उत्तम बनना चाहते थे, जबकि दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि की भी उन्हें चिंता रहती थी। शायद उनके पिता को ये पता नहीं था कि विशिष्ट बनने के लिए सामाजिक छवि की चिंता नहीं करनी चाहिए। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। निषिद्ध मीन्स जिस पर रोक लगाई गई हो, मना कर दिया गया, रोक दिया गया। वर्ष 1947 के मई माह में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया, जिसमें उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया। इसके अतिरिक्त जुलाई माह में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और 1-2 अन्य छात्राओं के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई, ताकि कॉलेज में किसी तरह का कोई हुड़दंग, कोई समस्या पैदा न हो। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। चिर का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। प्रतीक्षित का मतलब होता है जिसकी प्रतीक्षा की गई हो, जिसका बहुत इंतजार किया गया हो। और बिलाना मीन्स खो जाना, गायब हो जाना। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज से बाहर रहकर भी प्रशासन के निर्णय के खिलाफ खूब प्रदर्शन किए, खूब हुड़दंग मचाए। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को मजबूर होकर 3rd ईयर की क्लासेस फिर से दोबारा शुरू करनी पड़ी। लेकिन उस समय इस खुशी से भी बड़ी खुशी लेखिका को देश को स्वाधीनता मिल जाने की हुई थी, और इस देश की स्वाधीनता की खुशी में 3rd ईयर के खुलने की खुशी कहीं गायब हो गई,
कहीं गुम हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये था पाठ 14 एक कहानी यह भी का सारांश। अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बता देता हूँ। इस पाठ के प्रश्न उत्तर के नोट्स में कुल 13 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पाठ के प्रश्न उत्तर है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 से 7 तक कुल 2 क्वेश्चन रचना और अभिव्यक्ति के सेक्शन से है। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक कुल 6 क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं से कलेक्ट किए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तर की भाषा बहुत इजी है और आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। नोट्स की PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस सेशन में इतना ही। सारांश या प्रश्न उत्तर समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।